हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरवी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी प्रसाद। जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले वीडियो क्लिप में हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के विषय में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसी को हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE कहते हैं। और इस BE का प्रत्येक बिंदु पर दो घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो क्षैतिज घटक को हम BH से लिखते हैं और इसका मान होता है BE cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक को हम BV कहते हैं और इसका मान होता है BE sin थीटा। और इन दोनों से हमने निकाला था कि tan थीटा इक्वल टू होता है BV अपान BH। और आगे इसी से हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू BH स्क्वायर और प्लस BV स्क्वायर। यहाँ से बन के आता है BE स्क्वायर कॉमन और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। और यहाँ से बन के आएगा, ये हमारा 1 हो जाता है, ये हो जाएगा BE स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। और यहाँ से हो जाता है BE इक्वल टू अंडर रूट में BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE में एक संबंध होता है जिसको हमने पिछला वीडियो क्लिप में नहीं बता सका था। तो ये आज इसको देख लीजिए। आगे हम आज देखेंगे कि उदासीन बिंदु क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं उदासीन बिंदु क्या होता है। उदासीन बिंदु का आशय यहाँ पर है कि एक ऐसा बिंदु जो चुंबकीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उदासीन हो, यानी एक ऐसा बिंदु जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, या कह लें कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हों। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दो घटक होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा होता है क्षैतिज घटक। तो यदि हम किसी दंड चुंबक को रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो वो चुंबकीय बल रेखाएं दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं। अगर हम एक दंड चुंबक लेते हैं और इस दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाएं दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, दूसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में, जिसको हम BH से लिखते हैं, में खींची जाती है। तो ये दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हम B मान लेते हैं। तो यदि किसी दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं तो वो दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं, एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B में और दूसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH में। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं। तो क्या लिखेंगे कि अतः चुंबकीय बल रेखाएं B जो दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो, तथा BH जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती है। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि यदि कहीं पर हम दंड चुंबक को रख करके उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो वो दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं। अब यहाँ पर संभावना ये भी बन सकती है कि कोई ऐसा भी बिंदु हमें मिलेगा जहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH तथा
दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B के मान बराबर हो और दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। तो ऐसी स्थिति में B और BH, B एंड BH एक दूसरे को क्या कर देंगे, निष्प्रभावी करेंगे। जब ये B और BH एक दूसरे के बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा तो जो हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे वो चुंबकीय बल रेखाएं इस बिंदु से होकर के नहीं जाएगी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा BH का परिणामी जीरो होगा। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उदासीन बिंदु के संदर्भ में क्या हम जाने कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं किसी दंड चुंबक के चारों ओर खींची जाती हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं। और किसी बिंदु पर ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और विपरीत दिशा में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वहां पर जीरो हो जाएगा और वहां से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। आप देखेंगे कि उदासीन बिंदु के लिए कंडीशन क्या है। उदासीन बिंदु के लिए कंडीशन है कि परिमाण के रूप में जो दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र B है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH के बराबर होगा और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और चुंबकीय बल रेखाएं वहां से नहीं गुजरेगी और वो बिंदु क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। अब हम दो स्थिति लिए हैं, यहाँ पर दो चित्र बनाए हैं। दोनों ही चित्रों में हम देखेंगे कि उदासीन बिंदु कहाँ मिलता है। तो ये है, ये एक हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर दिखाया गया। अब इस पृथ्वी के बाहर पृथ्वी सतह के समानांतर एक दंड चुंबक रखा गया है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के अंदर के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ है और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के अंदर के चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर है। यानी इन दोनों के ध्रुव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पर हम इस दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं मिलेगी हमको और इस पृथ्वी के अंदर के चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं मिलेगी। और हम देखेंगे कि ये पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उससे खींची जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस नॉर्थ पोल से इस तरह से होकर के चलेंगी और ऐसे जाते हुए इस साउथ पोल में आकर के मिल जाएंगी। तो ये जो डॉटेड लाइन का चुंबकीय बल रेखा है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं हैं और यहाँ पर अगर दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो ये नॉर्थ पोल से चलेंगी और साउथ पोल में आकर के मिलेगी। तो ये जो कंटिन्यूअस चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये जो डॉटेड चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के विपरीत है। यहाँ पर दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में चल रही हैं और इस पृथ्वी के चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर दिशा विपरीत हो और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH और दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B दोनों बराबर हो जाए और यहाँ पर दिशा क्या है, अपोजिट है। तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट पर BH और B क्या है, बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा और यहाँ से कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं जाएंगी। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। दूसरी बात, ये बिंदु उदासीन बिंदु है और इस दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु है। इस दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु है। मान लेते हैं इस दंड चुंबक से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर मान लेते हैं ये बिंदु O है। तो इस बिंदु पर दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू m/r क्यूब। m क्या है, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है
आर इस दंड चुंबक से इस पॉइंट जिसको हम उदासीन बिंदु मान रहे हैं उसकी दूरी है। तो ये हो जाता है बी, और इसका मान अगर परिमाण के रूप में केवल देखा जाए तो बी एच के बराबर हो जाएगा, यानी बी एच इजक्वल टू μ0/4 इंटू एम अपान आर क्यूब। कब होगा? जब उदासीन बिंदु इस दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में होगा। इस पर हमारा सवाल भी बनता है, पूछा जाता है कि एक दंड चुंबक का उदासीन बिंदु दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में दंड चुंबक से इतनी दूरी पर है, और यदि दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इतना है तो आप उस उदासीन बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच ज्ञात कीजिए, और यदि नमन कोण इतना हो तो ऊर्ध्वाधर घटक बी भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे और आप करेंगे। ये तो हो गया निरक्षीय स्थिति में उदासीन बिंदु। आगे हम देखेंगे तो अक्षीय स्थिति में भी उदासीन बिंदु मिलेंगे। यहां पर देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यह शक्तिशाली चुंबक है, इसका यन उत्तरी ध्रुव और ये यस दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर एक बाहर ये जो दंड चुंबक है पृथ्वी के अंदर जो शक्तिशाली चुंबक है उसी की दिशा में रखा हुआ है। तो ये हमारा मिला चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण, और ये यन से चल करके जाते हुए इस तरह से यस पर जाने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये इस दंड चुंबक के कारण है। अब इस बिंदु की पर चर्चा करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH बराबर है, और दिशा की बात करें तो ये B की दिशा इस तरह से है और BH की दिशा इस तरह से है, यानी B और BH बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को उदासीन करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, और एक उदासीन बिंदु यहाँ पर मिलेगा। और ये उदासीन बिंदु कैसा है? इस दंड चुंबक के अक्षीय स्थिति में है, इस दंड चुंबक के अक्षीय स्थिति में है। तो इस दंड चुंबक के कारण इस बिंदु पर B का मान क्या होगा? उसको हम लिखते हैं B इजक्वल टू μ0/4 इंटू ट्वाइस एम अपान आर क्यूब। ये B का मान है, और यहाँ पर उदासीन बिंदु तभी मिलेगा जब B का मान BH के मान के बराबर होगा। तो इसको हम लिख देंगे BH, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH इजक्वल टू μ0/4 इंटू ट्वाइस एम अपान आर क्यूब। यहाँ पर भी सवाल बनता है कि एक दंड चुंबक के चारों ओर खींचे गए चुंबकीय बल रेखाओं में उदासीन बिंदु अक्षीय स्थिति में दंड चुंबक से इतनी दूरी पर मिलता है, ये आर जिसको हम कहते हैं, इतनी दूरी पर मिलता है, और दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इतना है। तो आप बताइए कि उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होगा? तो इस तरह से सवाल बनेगा और इसको आप करेंगे। तो ये हमारा हो गया उदासीन बिंदु। इसी प्रकार का उदासीन बिंदु इधर भी मिलेगा, जैसे ये यन से चल करके यस की ओर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यहाँ पर ये है, और यहाँ पर एन से होकर के एस की ओर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, या कह लें कि यहाँ पर BH और B एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो यहाँ पर भी चुंबकीय उदासीन बिंदु मिलेगा, और इस उदासीन बिंदु के लिए भी यही फार्मूला होगा क्योंकि ये बिंदु भी अक्षीय स्थिति में है। तो उदासीन बिंदु यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो अक्षीय स्थिति में दो उदासीन बिंदु मिले, उसी तरह से निरक्षीय स्थिति में भी उदासीन बिंदु मिलेगा, और निरक्षीय स्थिति के लिए BH का मान इस तरह से निकालेंगे और अक्षीय स्थिति के लिए BH का मान इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु। आइए हम देखते हैं चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। फैराडे ने देखा कि हर एक पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है, यानी हर पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के चुंबकित होने की दिशा के आधार पर उन्होंने चुंबकीय पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनको हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और तीसरा लव चुंबकीय पदार्थ जिसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह अल्प मात्रा में चुंबकित होता है। पहला गुण क्या हो गया? अल्प मात्रा में चुंबकित होना।
अल्प मात्रा में चुंबकित प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा, और ये इसके चुंबकन की दिशा जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उसके अपोजिट दिशा में होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। और तीसरा गुण इसमें होगा कि यदि किसी शक्तिशाली चुंबक के किसी सिरे के पास इसको ले जाया जाता है तो यह प्रतिकर्षित होता है, उससे दूर भागता है। तो तीसरा गुण क्या हो गया, शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास ले जाने पर यह क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में 3 गुण होते हैं। पहला, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अल्प मात्रा में चुंबकित होता है। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। और तीसरा, यदि शक्तिशाली चुंबक के किसी सिरे के पास इसको ले जाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित होता है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ की बात आती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित होता है। तो इसका पहला गुण हो गया अल्प मात्रा में चुंबकित होना। दूसरा गुण होगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। और तीसरा इसमें गुण होता है कि यदि शक्तिशाली चुंबक के किसी सिरे के पास ले जाया जाता है इसको तो यह क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। तीसरा, शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर यह आकर्षित होता है अल्प बल से। यहां पर भी अल्प बल से। ये हो गए प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा आता है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण से मिलते हैं, लेकिन मात्रा इसकी ज्यादा होती है, यानी गुण की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह अल्प मात्रा में नहीं, अत्यधिक मात्रा में चुंबकित होता है, तो क्या लिखेंगे, पहला, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह अत्यधिक मात्रा में, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। और तीसरा, यदि किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास इसको ले जाया जाता है तो वो अत्यधिक बल से आकर्षित होता है। क्या लिखेंगे कि शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर यह अत्यधिक बल से आकर्षित होता है। तो ये हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीनों का कंपैरेटिव अगर अध्ययन करें तो क्या होगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं तो अल्प मात्रा में चुंबकित होता है और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। और यदि शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास ले जाया जाता है तो यह अल्प बल से प्रतिकर्षित होता है। यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ में अल्प मात्रा में चुंबकित होता है ये भी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। और यदि शक्तिशाली चुंबक के किसी सिरे के पास ले जाया जाता है तो यह अल्प बल से आकर्षित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह अत्यधिक मात्रा में चुंबकित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होता है। और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर यह अत्यधिक बल से आकर्षित होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण एक समान है, लेकिन मात्रा की बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थ में जो अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं वो मात्रा में अधिक होते हैं। तो ये हो गया हमारा। और एग्जाम्पल की बात करें तो बिस्मथ, जस्ता और कापर, बिस्मथ, जस्ता और कापर ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। कौन, बिस्मथ, जस्ता और कापर, ये जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इसमें गुण ये सब पाए जाते हैं। आगे हम देखें अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण, तो ये होगा एल्यूमिनियम, सोडियम और प्लेटिनम, ये जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो निकिल, कोबाल्ट और आयरन, ये जो होते हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं।
तो इस तरह से हमने आज देखा कि उदासीन बिंदु क्या होता है, और साथ ही हमने देखा कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौहचुंबकीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल को भी हमने देखा, इन सब के गुण को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।